आज के अतिथि। मित्रों, इस कार्यक्रम में हम आपकी भेंट समय समय पर करवाते रहते हैं अपने अपने क्षेत्र के दिग्गजों से, पत्रकारों से, साहित्यकारों से, वैज्ञानिकों से और भी तमाम लोगों से। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री गोपाल विनोदी जी, जो कि पेशे से पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं एक लंबे समय से। तो आज हमने उनको अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है उनसे बातचीत करने के लिए, उनके संस्मरण सुनने के लिए। तो गोपाल जी, सबसे पहले तो हम आपका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार। धन्यवाद आपका। तो गोपाल जी, हम आपसे सीधे सीधे ये जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता से आप एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, तो पत्रकारिता के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, हमारे श्रोताओं को बताइए। पत्रकारिता से जुड़ाव मेरा बहुत पहले का था। अमर उजाला से जुड़ने से बहुत पहले जी। मैं एक छोटे से अखबार में काम करता था और उसका कारण ये था कि मुझे अपनी कविताओं को छपे हुए देखकर अखबार में खुशी होती थी। जी। धीरे धीरे एक ऐसा सर्किल मुझे मिला जी कि मैं उनके साथ शामिल होता चला गया और अंततः एक ऐसा समय आया कि मुझे पेट भरने के लिए जो जरिया चाहिए था वो सबसे सरल मेरे लिए पत्रकारिता ही बैठा। जी 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 जी। मेरे गुरुदेव उदित साहू जी आगरा के ही मूल निवासी थे, बरेली अमर उजाला में थे। मैंने उनसे कहा और उन्होंने मुझे देखा तो सबसे पहले उन्होंने एक यूएनआई का एक सिलक दिया जी। और कहा गया इसे अनुवाद करो। जी। मैंने उसे अनुवाद किया। उन्होंने अनुवाद करने के बाद में उसे लिया, शीर्षक लगा के और छपने को दे दिया। दूसरा मैंने लिया जी। और ये बहुत 4-4, 6-6 लाइनों के थे। तो दूसरा जो उन्होंने दिया वो उन्होंने देखा और मेरे अनुवाद के बाद उन्होंने उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अच्छा। तो मुझे ये लगा कि मैं शायद कुछ कम हूँ, सही लिखा। जी। मैंने कहा क्यों फेंक दिया उसको? बोले छपना नहीं था, इसे करवा लिया था। मैंने अच्छा। तीसरी उन्होंने फिर दी। तो मेरी जब पहले दिन की 3 खबरों में से 2 खबरें मेरी अखबार में छप के आईं तो मेरा उत्साह बढ़ा। जी। धीरे धीरे मैं गुरुदेव के संपर्क में आया और एक ऐसा समय आया जब बरेली का सबसे प्रमुख पत्रकार मैं रहा। जी जी। मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला जी। और उसकी वजह यह रही कि मैं जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र जी। इनके आग्रहों से बिल्कुल अलग था। जी। मैं जन साहित्य का व्यक्ति था। तो अमर उजाला में भी मैंने जब नौकरी शुरू की तो संडे मैगजीन से शुरू की थी और फिर मैगजीन के हिसाब से मुझे डाला गया। फिर धीरे धीरे करके मैं खबरों में आया और एक गोपाल जी, आपने बताया अभी शुरुआत में कि आप मूल रूप से कुछ कविताएं वगैरह लिखते थे और वो जो आपकी कविताएं जब छपी तब आप पत्रकारिता से जुड़े। तो जो मौलिक लेखन है आपका वो कविता है क्या? हाँ, कविता तो मुझसे बहुत पहले से 1963 से लिख रहा हूँ जी, जब मैं 7वीं क्लास में था। अच्छा। तो हुआ क्या कि 1962 में जो भारत चीन का युद्ध हुआ जी, उसके 1 साल बाद हमारे संस्कृत के अध्यापक ने हमारी कक्षा के 5-6 लड़कों को चुना जी, और इस बात के लिए चुना कि हम कविता लिखें, यानी जबरदस्ती हमसे कविता लिखवाई गई। अच्छा। और इसमें यह था कि देशभक्ति की भावना हमारे अंदर स्वाभाविक थी तो हमने कविता लिखा। अब बाकी जो हमारे संघ के 5-6 लड़के और थे वो तो सब अपने अपने काम में चले गए, कवि केवल हम बचे हुए हैं। अच्छा। ये रहा उसमें, कविता के जम्स आपके अंदर रह गए। हाँ। अच्छा। हालांकि वो हमारे मित्र भी धीरे धीरे कभी कभी मिल जाते हैं। जी, 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 और सब में अंदर साहित्य के प्रति समझ भी है जी, लेकिन कभी कोई नहीं बना। बोले जी कि फालतू का काम है यार। तो हम उस फालतू में से निकले हुए हैं। लेकिन जब हम कविता के धाराओं में हम शामिल हुए तब हमारे सामने आया कि कविता सबसे पहले उस मनुष्य के लिए लिखनी चाहिए जो भूख से मर रहा है जी। और इसलिए मेरी कविता का आधार रोटी है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप चारों तरफ से घुमा फिरा के देख लीजिए, मैंने जितना रोटियों पर लिख दिया उतना किसी ने नहीं लिखा। और मैं आद्योपांत उत्सव लिखता हूँ। मेरी किताब में भी आप देख लीजिए, मैं ये लिखता हूँ कि अगर रोटी मांगना अपराध है तो मैं अपराधी हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आपकी कविताओं का संग्रह मेरे हाथ में है, मेरी रोटी किसने खाई, और मैंने इसको पलट कर देखा है। बहुत ही अच्छी, मतलब बेमिसाल कविताएं हैं रोटी के ऊपर, रोटी से जुड़ी कविताएं, आम आदमी के मन की पीड़ा को व्यक्त करती हुई कविताएं हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को इस संग्रह की कोई कविता
नीरज जी, आपने बात जो कही जी, और मैं भी वहीं पे हूँ जी, इसका नाम है मेरी रोटी किसने खाई। जी, हम बचपन में खेल खेलते थे। जी, ये शीर्षक उस खेल से निकली हुई ये कविता से है। जी, ये वो खेल था जब हम कवि बनने के लिए जबरदस्ती प्रेरित किए गए थे विद्यालय में। उस समय था कि एक बच्चा पूछता था कि मेरी रोटी किसने खाई, दूसरा कहता था हाथी ने, चूहे ने, बिल्ली ने, आखिर में वो कहता था मैंने। और वो भागता था तो हम उसे पकड़ते तो वो चोर कहलाता था। अब आप उस कविता को सुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। मैंने बचपन में एक खेल खेला था जिसमें पूछा था मैंने मेरी रोटी किसने खाई। उत्तर में सुना था हाथी, शेर और बिल्ली चूहे का मिथ्या नाम। अंत में रोटी खाने वाले ने स्वयं स्वीकारा और मैं उसे पकड़ने दौड़ा। इसी पकड़ने के क्रम में मैं जवान हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। और बहुत इसी पकड़ने के क्रम में मैं जवान हो गया। पर न जाने क्यों, शायद अपनी शक्ति के कारण वो व्यक्ति मेरी पकड़ में नहीं आ रहा है और भूख से बिलखता मेरा पेट पीठ से मिला जा रहा है। अब मैं सोचता हूँ रोटी छीनने वाले को पकड़ने का क्रम कब तक चलेगा। मेरी रोटी किसने खाई, ये खेल कब तक चलेगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बात ये है कि जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है जी, उसमें कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक्सप्लॉइटर है जो हमारी रोटी छीनता है जी। ये हंगर, ये गरीबी, ये भूख, ये बेकारी, ये सारी चीजें उसी अर्थभाव से लेकर हैं जो कालांतर में अर्थव्यवस्था का भी हिस्सा बन जाती हैं। बिल्कुल। बहरहाल ये जो सामाजिक विषमताएं हैं, ये सामाजिक विद्रूपताएं हैं, यही ये इन चीजों को जन्म देती है। मैं ये भी कहता हूं कि तुम भी आ जाओ, मेरी जंग में शामिल हो लो। तुम भी आ जाओ, मेरी जंग में शामिल हो लो। मेरी ये जंग मजाहिब से नहीं, भूख से है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मेरी ये जंग मजाहिब से नहीं, भूख से है। तो मैं बात ये कहता हूं, जब मैं आगरा यहां आया जी, पहली बात जी, तो जिस मुक्तक ने मुझे सबसे ज्यादा आगरा के लोगों को लोकप्रिय बनाया, वो मैं आपको बताता हूं। बात तो 45 साल 48 साल पुरानी है जी। और वो ये था कि आवारा लाशों साहब भटका दिया गया हूं। आवारा लाशों सा भटका दिया गया हूं, विधवा की चूड़ी सा चटका दिया गया हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैंने रोटी और क्रांति की बात की थी, इसीलिए ईसा सा लटका दिया गया हूं। क्या बात है, क्या और बात ये है, मुक्तक मेरा यहाँ बार बार सुनने के बाद एक ऐसा माहौल बना निश्चित कि मैं आज तक आगरा के लोगों का अपना हूं। और मुझे आगरा के गली मोहल्ले भी सब ऐसे लगने लगते हैं जैसे मेरा अपना कितना आ चुका हूं। तो गोपाल जी, आप कहाँ के निवासी हैं मूल रूप से? आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कैसे परवान चढ़ी? देखिए, शिक्षा का तो हिस्सा अलग है, आगरा से कोई लेना देना नहीं, तो सब बरेली का रहा जी, या रामपुर रहा। मैं अपने मामा के पास, मेरे फादर की बहुत मैं छोटा था तो डेथ हुई जी। अपूर्ण रही शिक्षा, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ा जैसे तैसे। लेकिन ये था कि मैंने पढ़ा बहुत जी। जो सब्जेक्ट मेरे नहीं थे मैंने वो भी पढ़े। मैं दर्शन शास्त्र पढ़ लिया, मैंने मनोविज्ञान पढ़ा। मैंने मनोविज्ञान पर एक बार यहाँ आगरा में भाषण भी दिया था फालतू में। क्या बात है। तो ये एक अलग वाली बात रही जी, जी, जी। अब बात ये है कि मेरी नाराजगी है किस बात से? मंच की कविता और मंच की शायरी आम आदमी की शायरी और आम आदमी की नहीं है, केवल पैसे की होकर रह गई है। ये आपने बहुत ही बिल्कुल पते की बात की है और आज वस्तुस्थिति यही है। देखिए, मैंने बहुत तमाम हिंदी और उर्दू के कवियों शायरों के ऊपर खूब लिखा है जी, लेकिन मेरी ना इत्तेफाकी भी है। जब हम शायर को देखते हैं और फराक को देखते हैं तो उर्दू का एक ऐसा सिलसिला हमारे सामने आता है जो पूरे देश को बांधता हुआ निकल के चला आता है जी। बात के उर्दू शायरों ने भी वैसा किया, लेकिन उनमें मनुष्य की जगह शायरी ज्यादा थी जी। यानी आप एक बात है, ये कला के दो पक्ष हैं जी, कला कला के लिए या कला समाज के लिए। नहीं, अरब बराए अदब, अरब बराए जिंदगी। तो जब अरब बराए जिंदगी का सवाल उठाते हैं तो बहुत सारे लोग खारिज हो जाते हैं। बहुत कम लोग बचते हैं जिन्होंने जिंदगी के बारे में। संयोग से मजाज का एक शेर याद आ गया, पढ़ दूं? बिल्कुल बिल्कुल। वो कहते हैं कि तेरे चेहरे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे चेहरे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू आंचल को अगर परचम बना लेती तो अच्छा था। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आप बताइए। तो ये जावेद अख्तर के मामू साहब का शेर। शायर को पढ़िए,
शाहिर अगर ये कहते हैं कि मजहब अकायद वहम है, मजहब ख्यालो खाम है साकी, तो शाहिर ने ये भी तो कहा, राम जगत के स्वामी तू अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, तो ये वाली बात बहुत तो शायर वहां भी दिखाई देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आदमी को जीने के लिए कुछ समझौते करने पड़ते हैं। ये शायर के समझौते, ये शायर की नेचर की लाइन नहीं है, लेकिन ये बहुत पसंद किया गया। जो वर्तमान की स्थिति देखते हैं हम, जो साहित्यिक मंचों की स्थिति, तो वहां तो साहित्य कहीं है ही नहीं। देखिए, मंच के साहित्य से पहले तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब आपके सामने लिखकर कोई कविता आती है तो उसे सबसे पहले क्या देखा जाएगा? सबसे पहले देखी जाएगी उसकी वक्रोक्ति। वक्रोक्ति यानी वो उक्ति जो उसने लिखी है उसको हम टेढ़ा करके वक्र करके देखते हैं कि वो समाज के किस हित में आती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको मैं एक बात ऐसी बता दूं जो कोई भी नहीं इस बात को तस्लीम कर पाएगा कि जब आप किसी आदमी को पढ़ते हैं तो पहले ये सोचिए कि जितने इसने जो भी कुछ कहा है कितने % का पाया, तो आपको आधा वो गायब हो जाएगा। फिर आप बचे हुए आधे में आप करिए कि जिसने कहा था इसने सलीके से कितना कहा है, तो उसका आधा गायब हो जाएगा। और उसके बाद में इसने जो कहा वो साहित्य के मूल्यों में कितना है, फिर वो 10% 12% रहेगा। और जब आप ये देखेंगे ये समाज के हित में कितना है तो वो 2 या 3% रह जाएगा। निश्चित रूप से इस कसौटी पर तो बहुत ही कम लोग खरे उतरेंगे। हाँ, तो इसका क्या मतलब है? आपको एक क्रिटिक होकर भी सोचना पड़ेगा। मैं एक बार बता दूं, मार्क ट्वेन ने एक बात ऐसी कही कि पत्रकार और समीक्षक समालोचक की मूर्ति नहीं लगती है। आपको अजीब सही बात है। क्यों? अब मैंने सोचा कि क्यों? क्योंकि समालोचक रचना मौलिक रचना नहीं होती है, रचना किसी दूसरे की होती है जिसके ऊपर उसकी टीका टिप्पणी है। जी जी जी। और यही स्थिति पत्रकार की है। एक खबर का जो आधार है या तो संवाददाता है या जनता है। जी, उसे तो हेडिंग टांकना है। जी, मौलिकता कहाँ है उसमें? यानी मूर्ति के लिए अगर आप उस स्थिति तक आना चाहते हैं कि जहां आपकी लोकप्रियता सर्वमान स्वीकार की जाए तो आपको मौलिक होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात। साहित्य की भी जरूरत यही है। आप अर्थ की लय पर बात क्यों नहीं करते? शब्द की लय पर क्यों बात करते हैं? अर्थ की लय पर बात करने के बाद ध्वनि निकलती है। कविता ध्वनि है, कविता टन नहीं है। कविता टन होते हुए जो स्वर उसके बाद का है, जो आपको रिदमिक वैल्यूज उसके बाद में दिखाई देती हैं, कविता वो है जी। ये कितना लोग समझ पाएंगे इसे? कंटेंट तो कविता से गायब होता जा रहा है जैसा मैं समझता हूं। देखिए, जब बिकने के लिए लिखा जाने लगेगा जी, या राजनीतिक दलों के लिए लिखा जाने लगेगा, चाहे पक्षों या विपक्षों में, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, या आग्रहों से यूं मानिए कि जब आप आग्रह निर्धारित कर लेंगे कि हमें इसके लिए लिखना है तो आप बाउंड हैं। आपके सामने मनुष्य नहीं है और कविता आपको मनुष्य के लिए लिखनी है, जीवन के लिए लिखनी है। तो जिसके लिए आप लिखना चाहते हैं वो इग्नोर्ड है। ये ठीक वैसा ही है जैसे शिक्षा छात्र को दी जाती है और छात्र कोई योजना में शामिल नहीं होता है। जी, छात्र को क्यों नहीं शामिल करते आप? उसके दुख दर्द उससे तो पूछो। तो गोपाल जी, आप जो हमारे नए जो कवि हैं, जो या नए लेखक हैं, आप उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस माध्यम से? जो बात मैं उनसे पहले भी कह चुका हूँ, मानते तो है नहीं, आप कह रहे हैं मैं उनको मैसेज दे दूं जी, कि मैं ये चाहूंगा कि शब्द शक्ति का पहला ढंग नहीं। देखिए, शब्द शक्ति का ये वक्रोक्ति के बाद जो दूसरी बड़ी चीज थी वो है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति 3 अभिव्यक्ति के प्रकारों से निकल के आती है, लेकिन उसमें बात यह है कि जो हम लिख रहे हैं उसमें हमारे लिखे हुए में अर्थ की लय कहाँ है जी, वहां पर शब्द शक्ति का निर्धारण होता है। शब्द शक्ति ना तो अभिधा बना रही है, ना व्यंजना बना रही है, ना लक्षण बना रही है, लेकिन ये तीनों शब्द शक्ति का आधार हैं। तब आए जब हम इनके आधार पर, अपनी बात कहने के आधार पर हम अर्थ की लय को तलाशते हैं जी। ये चीज गायब है। मैं एक बार यहाँ के एक ऐसे कार्यक्रम में रहा जो यहाँ की जो तत्कालीन मेयर थी वो उस कार्यक्रम में थी और सूर सदन में हुआ था। तब सूर पे बात हो रही थी जी। तो आप सूर को खाली भजन लेखक के रूप में क्यों माने हुए हैं? जब हम ये कह रहे हैं कि सूर सूर तुलसी शशि उद्गुन केशवदास, तो इसका मतलब सूर का सबसे ऊपर स्थान है, तुलसी का दूसरे नंबर पे है। तुलसी को हमने चंद्रमा माना है, शशि माना है, लेकिन सूरज जो है वो सूर है। तो सूर को आप पढ़ने के बाद आप ये बात सुनिए, एमए में
या तो आप सूर लें या आप भाषा विज्ञान लें। इसका मतलब सूर अपने आप में एक कवि अकेला कवि इतना मजबूत है कि आपको 2 साल लगातार उसे रगड़ना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये है उनका साहित्य बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक है, बहुत व्यापक। मैं आपको एक ऐसी रचना अपने सुना रहा हूं जी, जिसमें कुल 17 शब्द हैं, लेकिन मेरे समालोचक ने 260 पेज की किताब लिखी है उन 17 शब्दों के ऊपर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। और ये निपट प्रेम गीत नहीं है, लेकिन आपको ये लगेगा कि मैं कोई प्रेम की बात कह रहा हूं। हमारे यहाँ एक मिथक है कि जब कभी कौवा बोलता है तो ये माना जाता है कि कोई आने वाला होगा या किसी का पत्र आ रहा होगा या किसी ने हमें याद किया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक स्मृति का एक सिंबल है कौवे का बोलना। जी जी। ये मिथक है, सच नहीं है। लेकिन अब मैं बात कह रहा हूं कि एक बहुत सजग नायिका, बहुत पढ़ी लिखी, और नायक नौकरी करने के लिए कहीं बाहर गया है, वो क्या महसूस करती है इसमें देखिए, उसके प्रतीकों पर ध्यान दीजिए। मैंने बिल्कुल नए ढंग के प्रतीक इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें। स्वागत स्वागत स्वागत। कि व्यस्त बहुत हो गए तुम शायद, व्यस्त बहुत हो गए तुम शायद, याद ना आए ये संभव है। व्यस्त बहुत हो गए तुम शायद, याद ना आए ये संभव है, बहुत दिनों से मेरी छत पर काग नहीं बोला। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। व्यस्त बहुत हो गए तुम शायद, याद ना आए ये संभव है, बहुत दिनों से मेरी छत पर काग नहीं बोला। दूर हो गया बालों को सहलाने वाला क्रम, दूर हो गया बालों को सहलाने वाला क्रम। अब देखिए, जो नायिका है वो एक श्रमिक की है। अगली पंक्ति पे आप ध्यान दें कि दूर हो गया बालों को सहलाने वाला क्रम, मेरे होठों पर तेरे उन होठों वाला श्रम। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। दूर हो गया बालों को सहलाने वाला क्रम, मेरे होठों पर तेरे उन होठों वाला श्रम। जाने क्या है बात व्यवस्था खोटी मार गई, मुझे तुम्हारी याद तुम्हें ये रोटी मार गई। यहाँ भी आपकी रोटी आ गई। ना जाने क्या है बात व्यवस्था खोटी मार गई, मुझे तुम्हारी याद तुम्हें ये रोटी मार गई। और टंगी हुई हैं कहावतें सब। आपने ऐसा देखा होगा कि तमाम जगह स्टिकर जो निर्माण योजना के लगे हैं जो आपका मन बहलाते हों। जी 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 जी। कि टंगी हुई हैं कहावतें सब, फिर भी नहीं बहलता है मन। टंगी हुई हैं कहावतें सब, फिर भी नहीं बहलता है मन। बहुत दिनों से मेरे सम्मुख राग नहीं बोला, बहुत दिनों से मेरी छत पर काग नहीं बोला। क्या बात है, क्या बात। अब इसका अंतिम बंद है कि हिटलर के आचरणों जैसी लगती होगी रात। हिटलर के आचरण, यही तो प्रतीकों का तो आप देखें कहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कितना जालिम। कि हिटलर के आचरणों जैसी लगती होगी रात, सूरज करता होगा तुमसे चर्चिल जैसी बात। दफ्तर की सीमाएं जार के शासन सी होंगी, अफसर की बातें कोरे आश्वासन सी होगी। हिटलर के आचरणों जैसी लगती होगी रात, सूरज करता होगा तुमसे चर्चिल जैसी बात। दफ्तर की सीमाएं जार के शासन सी होंगी, अफसर की बातें कोरे आश्वासन सी होगी। तो अस्त व्यस्त बहुत होगे तुम, सेह जेठ सह रही होगी। अस्त व्यस्त बहुत होगे तुम, सेहत जेठ सह रही होगी। बहुत दिनों से यहाँ किसी ने फाग नहीं घोला, बहुत दिनों से मेरी छत पर काग नहीं बोला। तो मैं इस परंपरा का, इस लेखन का हूँ। एक 2 लाइनें मुझे और याद आई, मैं आपको बताऊंगा पिछले दिनों में कि दूध जब से पत्थरों के मुंह लगा, दूध जब से पत्थरों के मुंह लगा, मर गए हैं भूख से बच्चे बहुत। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। दूध जब से पत्थरों के मुंह लगा है, मर गए हैं भूख से बच्चे बहुत। गोपाल जी, मैं आपका परिचय पढ़ रहा था। आपने रंगकर्म में भी बहुत कुछ योगदान दिया है, आप रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं, तो उसके बारे में कुछ अपना संस्मरण बताइए हमारे श्रोताओं। रंगकर्म के बारे में जी देखिए, पहली बात तो ये कि मेरा जो रंगकर्म का जहां से शुरू होता है जी, वो मेरा विद्यालय था जी। मैं 8वें क्लास में था, तो एक नाटक था, जिस नाटक में एक लड़की को अपने भाई से ये कहना था कि तुमने बहुत गलत किया। उसमें ये था कि एक मित्र अपने मित्र के पास रुपए रखवा गया, लेकिन ये कह गया कि मैं ये तेल
रखे जा रहा हूं। जब वो लौट के आया तो मित्र के दिमाग में बेईमानी आ गई, उसने तेल रख दिया और उसमें से अशर्फियां निकाल दी। ये नाटक की कथा वस्तु थी जी। तो जब वो मामला न्याय की स्थिति में आया तो वो पकड़ गया। तो उसकी बहन कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस इतने से रोल के लिए मेरी ये क्लास की एक लड़की थी मिथिलेश जी, ये उसको दिया गया था, ये मुझे नहीं दिया गया था। जिस दिन ये नाटक खिलना था उस दिन उसकी बहन की तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं आई जी। अब वो जब वो नहीं आई तब सोचा गया क्या हो, तब मुझे लड़की बनाया गया। अच्छा। और मैं उस नाटक में मुझे इतना सा डायलॉग बोलना था, लेकिन मैं इसे 12-13 मिनट तक बोल गया और ये स्थिति हो गई कि मैं भावुकता में इतना बह गया कि मेरे आंसू मंच पर सचमुच निकल आए। और उस वहीं से जो तालियां बजनी शुरू हुई और लोगों ने मुझे गोदी में उठाया और उसी के बाद मैं रंगमंच की तरफ चला गया। क्या बात है। और इसके बाद मैंने शिवराम का नुक्कड़ नाटक जनता पागल हो गई है 4 बार डायरेक्ट करा और मंच के लिए किया, वो नुक्कड़ के लिए नहीं किया मैंने, मंच के लिए किया। अच्छा। बरेली इप्टा के लिए मैंने 1987 में थिएटर वर्कशॉप लगवाया 1 महीने का, जिसमें एनएसडी के स्कॉलर थे इदरीस मलिक, उन्हें बुलाया। और उन दिनों आपको याद होगा कि विभा मिश्रा जी 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 रंगमंच की बहुत बड़ी अभिनेत्री और वो आग से जलाने वाला कांड से वो फ्री हुई थी। तो मैंने विभा मिश्रा को भी बुलाया जी। तो उनके साथ में मेरे कुछ टचेस थे, निर्देशन उनका था, व्यवस्था उनकी थी, लेकिन वो किया और उस कार्यक्रम का संयोजक मैं था जी, जिसमें हमने 55 लोगों को नाटक के लिए गाइड किया। तो इस हिसाब से धीरे धीरे करके मैं नाटक में रहा और अब भी जब जरूरत होती है तो मैं बच्चों को नाटक कुछ न कुछ ढंग से सिखाता रहता हूँ। रंगमंच की स्थिति आज क्या है, आप क्या सोचते हैं वर्तमान स्थितियों में? रंगमंच की जो आज की स्थिति है जी, अगर मैं एक नाम लूं जी, 1 या 2 नाम, तो आपको ये लगेगा कि मैं अभी तक अपडेट हूं। रंगमंच के बारे में सजगता जो रख रहे हैं अभी भी इप्टाई है, लेकिन दूरदर्शन के लखनऊ के जो शिशिर जी हैं, हाँ मेरे अच्छे मित्र हैं, मेरे शिशिर जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जिन्होंने सबसे पहला टीवी सीरियल दिया बीवी नातियों वाली, उसके निर्देशक सुशील कुमार सिंह, वो अभी भी सक्रिय हैं। जी हाँ जी हाँ। ये लोग आज भी उसी साथ, वो भारतीय नाट्य अकादमी के भी डायरेक्टर रहे थे, दूरदर्शन के बाद उसमें चले गए थे वो। तो ये लोग अभी तक रंगमंच को रंगमंच की मूल मान्यताओं के हिसाब से अभी भी चलाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका जितना भी काम है वो उस उम्र में आने के बाद वो सब थ्योरी में चल रहा है, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। तो प्रैक्टिकल कैसे हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है? नाट्य संस्थाओं को आगे आना पड़ेगा जी। अब नाट्य संस्था, देखिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हिंदी रंगमंच पर पैसा नहीं है जी। हम 10 रुपए का भी टिकट खरीद के नाटक देखने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मराठी में ये बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। पंजाबी में ये बात नहीं है। आप ये देखिए कि जिस वक्त चढ़ी जवानी बुड्ढे नू खेला जाता था, लोग टिकट देके सप्रो हाउस में और विज्ञान भवन में आते थे। हिंदी वाला क्यों ऐसा नहीं करता है? हिंदी का गुणगान कर रहे हैं आप, हिंदी के नाटक के लिए क्यों नहीं करते? बिल्कुल। और एक बात ध्यान रखिए कि साहित्य की सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर विधा कोई है तो वो नाटक है। नाटक है, मेरी कविता भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुलसी को घर घर तक पहुंचाने का काम रामलीलाओं ने करा है, रामचरितमानस के कृतियों ने नहीं करा है जी। और उसके बाद जो और ज्यादा लोकप्रियता रामानंद सागर ने किया, तो आया क्या? आप पद और पदार्थ का सामंजस्य बैठाने में अगर आप कहीं कामयाब होते हैं तब है, और ये काम केवल नाटक करता है। अब दिक्कत यह है कि नाटक की धारा से लोग अलग होते जा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, नाटक की धाराओं से अलग होने की स्थिति तो ये है कि फिल्मों से भी अलग हो रहे हैं लोग। जो सिनेमा हॉल हैं वो उतने नहीं भर पा रहे हैं जी। दूसरे माध्यम पे फिर भी फिल्में देख रहे हैं लोग, फिल्में महंगी भी हो रही हैं, कलाकार भी महंगे हो रहे हैं, सारी बातें सही हैं। लेकिन दूरदर्शन के जो सीरियल हैं जी, ये पारिवारिक पृष्ठभूमि पे अधिक होने की वजह से ये रहे हैं। या आप ये देखिए कितना लंबा समय हो गया इस बात को कि हम ये लगातार ये देखे चले आ रहे हैं उल्टा चश्मा। कितने साल हो गए साहब, कब तक तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे? लेकिन एक क्लास ऐसा है जो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहेंगे? तो ये आईक्यू के ऊपर भी है। रंगमंच के प्रति
जागरूकता पैदा करनी चाहिए। अगर आप करें तो और मैं करूं तो, शिशिर जी करें तो, सुशील जी करें तो, सबको करना चाहिए। जी जी हाँ। मैंने रंगमंच पर अमृत विचार अखबार पर लिखा, उसका पूरा एक विशेषांक निकालने की कोशिश की। मुझे आगरा के ही, नाम नहीं ले रहा हूं मैं, वो लोग जो इप्टा से रिलेटेड हैं, उन्होंने भी मुझे सहयोग नहीं किया। एक बहुत बड़े सज्जन जो बहुत बड़ी संस्था चलाते थे, मैंने उनसे ये कहा मैं आपको पूरा पेज अकेला दे दूंगा आपकी संस्था के लिए। उन्होंने भी 1.5 साल लगा दिया तो रंगमंच दिवस निकल गया। अखबारों की दिक्कत ये है कि जो दिवस होते हैं उसमें छाप देते हैं, बाकी कोई कुछ नहीं छाप रहा है और अब तक कुछ छापना ही नहीं चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं और ये विडंबना है निश्चित रूप से, लेकिन फिर भी हम सबको निराश होने की जरूरत नहीं है, हताश होने की जरूरत नहीं है। हताश तो कोई भी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन उसमें शामिल भी नहीं है। तो ये अलगाव जो है ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये अलगाव को खत्म करने के बाद आप उसमें शामिल होइए, बच्चों को बताइए। कम से कम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों के नाटक में निकल के आ सकती हैं। बिल्कुल, ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने साहित्य के प्रति, नाटक के प्रति, कविता के प्रति लोगों को जागरूक करें, अपने परिवार को जागरूक करें, अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को बताएं कि साहित्य क्या है, उनकी जिज्ञासा पैदा करें और यही सबसे बड़ी साहित्य के लिए हमारी सेवा होगी। गोपाल विनोदी जी, आप हमारे स्टूडियो में पधारे, आपने इतने अच्छे से अपनी बातें कही, अपनी बातें बताई, अपने बारे में लोगों को बताया और बहुत अच्छी सी कविताएं हमारे श्रोताओं को सुनाई। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूं आपका, धन्यवाद।